नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। येसो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण। इस कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, ये 7 विभक्तियों का सम्मेलन, इन्हीं 7 विभक्तियों का एकत्रित एक अध्याय, इसे ही कारक प्रकरण कहा जाता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता को, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण को, चतुर्थी विभक्ति अपादान को, पंचमी विभक्ति संप्रदान को, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को, पंचमी विभक्ति अपादान को, षष्ठी विभक्ति संबंधक को और सप्तमी विभक्ति अधिकरण को। ये 7 विभक्ति से युक्त ये कारक प्रकरण, जिसमें क्रिया जो करने वाला है उसे कर्ता कहा जाता है, क्रियापद और कर्ता जिसे करता हूं, कर्ता जो चीज कर रहा है, जो कार्य करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। कर्ता जिसके द्वारा क्रिया करते हैं वो करण है, जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है, जिससे अलग होता है, अलग होना, वो अपादान है। मुख्य नाम एक नाम अन्य नाम के साथ संबंध जो दर्शाते हैं वो गौण नाम अथवा वही संबंधक है। अब आता है कि अधिकरण। हम संबंधक देख चुके हैं, अनेक प्रकार के संबंध यहां पर देखे तो उसमें कुछ 5 प्रकार के संबंध यहां पर हम लोग देखे थे आगे की क्लास में। अब अधिकरण क्या है वो समझेंगे। अधिकरण, लेकिन अधिकरण समझने से पहले हम आधार और आधेय को समझ लेते हैं। आधार किसे कहते हैं और आधेय किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, वो आधार के बिना कभी रहता ही नहीं है। तो उसमें कुछ ना कुछ, उसके कुछ ना कुछ रहने के कोई ना कोई आधार तो होगा ही। मान लीजिए कि यह पुस्तक है, तो ये पुस्तक कहां पर है? पुस्तक का आधार क्या है? पुस्तक का आधार पुस्तक का आधार ये पुस्तक है। इस पुस्तक का आधार क्या है? हाथ। हाथ ये आधार है। क्यों हाथ आधार है?
इसके ऊपर है, वो हाथ के हाँ, ऊपर है। जिसके ऊपर है वो, ठीक है, मान लीजिए जिसके ऊपर है वो इसका आधार है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कोई एक बॉक्स है, ये यहां पर एक एक ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर ये पेन जो है, ये पेन मैं डाल देता हूं। ये पेन का आधार क्या है? बॉक्स बॉक्स बॉक्स। क्यों? तो उसके अंदर है, अंदर भी है तो भी अंदर है। चाहिए। हाँ, तो मतलब इसका मैं मतलब ना तो ये ऊपर चाहिए ना तो ये अंदर चाहिए, जी ठीक है। कोई जी एक अगर बोले कि ऊपर होने पर आधार होता है तो वो भी गलत है, अंदर होने पर आधार होता है तो वो भी गलत है। तो आधार क्या है? तो वस्तु या पदार्थ को जो रखता है, यानी वस्तु और पदार्थ को रखने वाला जो बनता है, उसे क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि यहां पर पुस्तक था, तो पुस्तक को रखने वाला कौन? हाथ। हाँ ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स, इस बॉक्स में ये बॉक्स में पेन डाला था, तो ये इस पेन को रखने वाला कौन? बॉक्स। बॉक्स। यानी जो रखने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। यानी जो रखने वाला होता है उसे आधार कहा जाता है, और जो रहता है उसे क्या कहा जाएगा? अधिकरण। उसे आधेय। क्या बोला जाएगा? उसे आधे आधे आधेय। यानी जो रहने वाला हो वो आधेय है, और जो रखने वाला हो वो क्या है? आधार है। अब ये आधार और आधेय का इस अधिकरण के साथ क्या संबंध है? तो संबंध इतना है कि जो रखने वाला जो आधार है ना, उसी आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। वही आधार को, उसी आधार को क्या कहा जाएगा? अधिकरण कहा जाएगा। जो आधार को ही अधिकरण कहा जाएगा। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर लें, जिसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर ले। तो आधार, हम आधार समझ गए। आधार किसे कहते हैं? कि जो रखने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? आधार। और जो रहने वाला हो वो उसे क्या कहा जाता है? आधेय। अब यहां पर कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैदान में खिलाड़ी हैं, तो इसमें आधार कौन है और आधेय कौन है? मैदान आधार है, मैदान आधार है और खिलाड़ी आधे। आधेय है। सही है। कुआं में पानी है, इसमें आधार और आधेय? कुआं आधार है, कुआं आधार है और पानी आधेय है। क्यों कुआं आधार है? क्योंकि कुआं पानी को रख रहा है। हाँ, कुएं के क्योंकि अंदर पानी पानी को रखने वाला कौन? तो ये कुआं है। अब टेबल पर पुस्तक है, तो इसमें आधार और आधेय? टेबल आधार है, टेबल आधार है और पुस्तक आधे। आधेय है। वर्गखंड में शिक्षक है, वर्गखंड में शिक्षक है, तो इसमें आधार और आधेय? वर्गखंड आधार है, वर्गखंड आधार है और शिक्षक आधेय है। मस्तक ऊपर भार है, मस्तक आधार है, मस्तक आधार है और भार आधे। आधे है। अर्थात जो रखने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और जो ऐसे आधार है, अर्थात देखिए यहां पर क्या लिखा है? वस्तु का आधार अर्थात रहने के स्थान। वस्तु के जो रहने के स्थान हो वो क्या है? आधार है। और ऐसे ही स्थान को, ऐसे स्थान अर्थात ऐसे ही आधार को क्या कहा जाएगा? ऐसे आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण। यानी जो आधार होता है वही वास्तव में क्या होता है? अधिकरण होता है। तो ऐसे आधार जो है, कितने प्रकार के आधार होते हैं? तो ऐसे आधार 6 प्रकार के। कितने? नामों के साथ आधार कितने प्रकार के हैं? उसका संबंध 6 प्रकार का संबंध है। कौन कौन से? एक वैषयिक आधार, दूसरा
औपश्लेषिक आधार, तीसरा अभिव्यापक आहार, आधार, चौथा नैमित्तिक आहार, पांचवा स्वामित्वक आधार और छठा औपचारिक आधार। औपचारिक आधार। तो प्रथम नंबर यहाँ पर आधार देखेंगे कि जिसका नाम है वैषयिक आधार। ये वैषयिक शब्द भी जो बना है वो किससे बना है? तो वैषयिक शब्द विषय से बना है। किससे? विषय। ये विषय शब्द से वैषयिक बना है। तो विषय शब्द जब हम अगर समय मिले या तो फिर अनुकूलता हो, अगर जब उत्तमा करेंगे, क्योंकि संस्कृत के 3 भाग है, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा। तो ये उत्तमा में ये सारे जो तद्धित ये शब्द है, तो ये तद्धित शब्द कैसे बनता है, उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगा है, किस प्रकार से बनता है, तो वो सारे तद्धित आदि जो है वो विशेष स्वरूप में कहाँ पर? ये उत्तमा में दर्शाया गया है, उत्तमा में दिखाया गया है। तो ये वैषयिक शब्द भी ये विषय से बना है। तो विषय से वैषयिक कैसे बन गया? तो उसमें इकन प्रत्यय लगा है, और इकन प्रत्यय आगे जाकर वहां पर बात करेंगे कि ये इकन प्रत्यय कैसे णित प्रत्यय है, और णित प्रत्यय होने पर क्या होता है? वृद्धि होती है। और ई वर्ण की वृद्धि क्या होती है? ये तो हम लोग सीख चुके हैं ना। ई वर्ण की वृद्धि नहीं, गलत, ऐ। हाँ, ई वर्ण की वृद्धि क्या होती है? ऐ होती है। लेकिन ई वर्ण का अगर गुण बोला जाए, ई वर्ण का गुण, तो ई वर्ण का गुण क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पर ई वर्ण की वृद्धि होती है कि णित प्रत्यय होने, ईत और णित प्रत्यय होने पर क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है कि आदि स्वर जो होता है, आदि स्वर की वृद्धि। तो आदि में, विषय के आदि में स्वर क्या है? कौन सा स्वर है? आदि अर्थात प्रथम स्वर कौन सा है? विषय शब्द की प्रथम स्वर क्या आएगा? ई है। तो ई की वृद्धि क्या होगी? ऐ। इसलिए ई का क्या बन गया? व्यय। और ये सय शब्द है, इसमें ई कन लगा, ई क लगा, तो फिर क्या बनेगा? वैषयिक बनेगा कि नहीं? तो ये जो है ये तद्धित आदि के प्रत्यय है, ये तद्धित शब्द है। तो तद्धित शब्द क्या है वो अभी उसके बारे में सोचना भी नहीं है। वो जब उत्तमा आएगा तब हम लोग सोचेंगे, या तो फिर प्रथमा में भी अलग चतुर्थ यानी चतुर्थ प्रकरण जब आएगा, या तो 5वां प्रकरण आएगा, तब हम लोग तद्धित का देखेंगे। अभी तद्धित के बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ यहां पर कि वैषयिक अर्थात विषय संबंधित। वैषयिक शब्द का अर्थ क्या होता है? कि विषय संबंधी। तब विषय संबंधी आधार अर्थात जिसका जो विषय हो उसी में अगर उसका आधार हो, तो ऐसे आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा? वैषयिक आधार। अर्थात जिसका जहां रहने की स्थान हो वहीं पे अगर रहे, तो ऐसे आधार को किस प्रकार का आधार कहा जाएगा? वैषयिक आधार। अब मान लीजिए ऐसे किसका विषय क्या है? तो मनुष्य के रहने के स्थान क्या है? पृथ्वी है। मनुष्य कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं ना। तो पृथ्वी, तो मनुष्य का रहने के स्थान कहाँ है? तो पृथ्वी। तो ये मनुष्य का विषय संबंधी, पृथ्वी पर कौन रहते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। तो ऐसे मनुष्य और तिर्यंच के लिए ये पृथ्वी, ये आधार कैसे हुआ? वैषयिक आधार। देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग। या अर्थात क्या होगा? स्वर्गे। जब ये स्वर्गे अधिकरण करेंगे तो वो कौन सा आधार बनेगा? क्योंकि देवों के रहने के स्थान क्या है? स्वर्ग है। उसी प्रकार तारा, तारा कहाँ रहते हैं? तारा आकाश में, यानी आकाशे तारकाः। तो आकाशे तारकाः जब करेंगे कि आकाश में तारा, तो आकाश में तारा, तो आकाश को यहाँ पर आधार, क्योंकि वो किसको रखने वाला है? तारा को रखने वाला होता है। तो तारा आकाश में रहता है। तो ये आकाश किस प्रकार के आधार है? तो वैषयिक आधार है, क्योंकि
तारा के रहने के स्थान कहाँ है? आकाश है। आकाश। स्वर्गे देवाः, तो स्वर्गे देवाः, तो देवों के रहने के स्थान स्वर्ग है। उसी प्रकार भूमौ मनुष्याः, भूमौ अर्थात पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर कौन रहते हैं? तो मनुष्य मनुष्य। मनुष्य। तो मनुष्य के रहने के स्थान क्या है? रहने के विषय क्या है? भूमि, पृथ्वी। पृथ्वी। अर्थात जिसका जिसका जहां स्थान हो उसी स्थान पे अगर वह रहे तो इस प्रकार के आधार को कैसे आधार कहा जाएगा? वैषयिक आधार कहा जाता है। दूसरा नंबर, औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार, तो औपश्लेषिक आधार के लिए सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या है। किसी आधार को औपचारिक आधार तब कहा जाता है, औपचारिक नहीं करना है, औपश्लेषिक आधार तब कहा जाता है, इसको औपचारिक नहीं कहना है, इसको क्या करना है? औपश्लेषिक। हाँ, किसी आधार को औपश्लेषिक आधार तब कहा जाता है जब वस्तु का संयोग आधार के एक भाग में हो परंतु पूरे आधार में न हो। यहां पर औपचारिक जो लिखा गया है उसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है। वहां पर क्या करना है? औपश्लेषिक। किसी आधार को औपश्लेषिक आधार तब कहा जाता है जब वस्तु का संयोग आधार के एक भाग में हो परंतु पूरे आधार में न हो तो। जैसे, अर्थात कहने का अर्थ ये कि कोई वस्तु, कोई आधार जब बनता है तो उस आधार के एक भाग में ही वो रहता है, संपूर्ण आधार में आधे नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि मोहन घर में, मोहन गृहे तिष्ठति, यानी मोहनः गृहे तिष्ठति। अब मोहन का रहने के स्थान क्या है? मोहन का आधार क्या है? गृहे। गृहे, यानी ये क्या बना? घर बना ना, कि मोहन कहां पर है? घर घर में। पे। यानी मोहन घर में रहता है, या तो मोहनः गृहे वसति, यानी मोहन घर में रहता है। क्या मोहन संपूर्ण घर में रहते हैं कि घर के एक भाग में रहते हैं? घर के एक भाग। एक भाग में रहते हैं ना, तो एक भाग में, यानी आधार तो संपूर्ण घर को बनाया। आधार किसको बनाया गया? संपूर्ण घर को बनाया। लेकिन वो संपूर्ण घर में वो नहीं रहता है, वो तो कहां? घर के कोई एक कोना में, कोई एक रूम में वो रहने वाला है, कोई एक स्थान में रहते हैं। यानी आधार संपूर्ण होने के बावजूद आधे ही संपूर्ण आधार में नहीं रहता है, लेकिन आधार के एक भाग में जब रहे तब इस प्रकार के आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा? औपश्लेषिक आधार कहा जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से है कि आसने उपविशति, गृहे तिष्ठति, उसके बाद क्या है? आसने उपविशति, आसन ऊपर बैठता है। तो आसन के संपूर्ण भाग में नहीं, लेकिन कहा? आसन के एक भाग में बैठता है। पलंके स्वपीति, पलंग ऊपर सोता है, तो पलंग ऊपर सोता है, तो यहां पर कहा? वो क्या संपूर्ण पलंग के ऊपर सो गया है कि पलंग के एक भाग में सोया हुआ है? एक भाग में। एक भाग में, यानी आधार के एक भाग में अगर आधे रहें तो इस प्रकार के आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा? औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। अब तीसरा आधार, प्रथम आधार देखे, क्या देखे? मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, औपश्लेषिक। प्रथम आहार क्या, प्रथम नंबर आधार क्या था? वैषयिक, अर्थात जिसका जहां रहने की स्थान हो वहीं पे रहे, इस प्रकार के आधार को क्या कहा जाता है? वैषयिक। दूसरा कि आधार जो है कि आधार आधे संपूर्ण भाग में नहीं अपितु एक भाग में रहे तो वो क्या बनेगा? औपश्लेषिक आधार। तीसरा नंबर जो है अभिव्यापक, जो दूसरा का ऑपोजिट है, दूसरा का ऑपोजिट वो तीसरा नंबर है। अर्थात क्या है
कि इस आधार में ऑपोजिट मतलब कि यहां पर इतना करना है, उसका विरुद्ध नहीं जाना है। लेकिन औपश्लेषिक में हम क्या देखे, आधार के आधे ही कहां रहता है, आधार के एक भाग में। लेकिन ये अभिव्यापक आधार अर्थात संपूर्ण आधे में वो रहता है, कोई एक भाग में नहीं। किसमें रहता है, संपूर्ण आधे में। आधे स्वरूप में रहे हुए कोई वस्तु यदि अपने आधार में पूर्णतया व्याप्त हो, यानी संपूर्ण भाग में वो फैला हो, आधार कि संपूर्ण भाग में आधे ही फैला हो, तो उस प्रकार के आधार को क्या कहा जाता है, अभिव्यापक आधार कहा जाता है। अर्थात जिसका आधे संपूर्ण भाग में विस्तृत यानी संपूर्ण भाग में व्याप्त हुआ हो, तो इस प्रकार का आधार को अभिव्यापक आधार कहा जाता है। जैसे तैलेषु तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम अर्थात तिलेषु तिल, तिल अर्थात क्या होता है, तल होता है, यानी तिल, यानी तिल में तेल। तो क्या तेल जो है वो तिल के कोई एक भाग में है कि संपूर्ण तिल में होता है, संपूर्ण तिल में, संपूर्ण तिल में होता है। यानी संपूर्ण, ये तेल क्या है, इसमें आधे और आधार क्या है, आप बोलिए। तिलेषु तैलम में आधार कौन है और आधे ही कौन है, तिल तिल क्या है, तिल आधार है, तिल आधार है और आधे तेल आधे है। तो तेल जो है वो आधार के एक भाग में रहता है कि के आधार के संपूर्ण भाग में वो फैला हुआ है, संपूर्ण भाग में फैला हुआ है, कोई एक भाग में नहीं, अपितु संपूर्ण भाग में। आधे ही जब संपूर्ण आधार के संपूर्ण भाग में व्याप्त हो, फैला हुआ हो, तो इस प्रकार का आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा, अभिव्यापक आधार कहा जाएगा। उसी प्रकार दूसरा दधिसु घृतम, दधिसु घृतम यानी घी किससे बनता है, दही से बनता है ना, दूध से, क्योंकि हाँ ऐसे देखा जाए दूध का विकार क्या होता है, दही। और दही को जब उसे मंथन किया जाता है, उसको माथा जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है, यानी उसमें से माखन आदि निकलता है। और उसी माखन को जब तपाया जाता है तब क्या होता है, वो घी स्वरूप में बनता है ना। तो एक्चुअल ये जो घी जो है वो कहाँ से आया, दही से आया। तो ये जो है क्या घी दही का एक भाग में रहते हैं कि संपूर्ण दही में व्याप्त हुआ होता है, संपूर्ण दही। ऐसे तो नहीं है कि अमुक दही में घी है और अमुक दही में घी नहीं है, ऐसे होता है, नहीं होता है। दही के संपूर्ण भाग में वो व्याप्त है। ऐसे इस प्रकार के आधार जो है दही किस प्रकार का आधार बनेगा, अभिव्यापक आधार बनेगा। मधुनी माधुर्यम, मधुनी माधुर्यम यानी मधु में मधुरता, मधु में तो मधुरता तो होता ही है। तो क्या वो मधुरता मधु के अमुक अंश में होता है कि संपूर्ण मधु में होता है, संपूर्ण मधु में होता है। यानी मधुरता जो वो मधु के संपूर्ण भाग में फैला हुआ है, इसीलिए ये आधार कैसे बनेगा, अभिव्यापक आधार। कोई सफेद कपड़ा हो, कोई सफेद कपड़ा हो, सफेद वस्त्र हो, तो वस्त्रे श्वेतम, तो वस्त्र में वो सफेद वस्त्र में सफेद स्वरूप में जो श्वेतपनु है, श्वेतता, क्या वो श्वेतता वो वस्त्र के एक भाग में है कि संपूर्ण भाग में है, संपूर्ण भाग में है। तो इस प्रकार का जो आधार है, ऐसे आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा, अभिव्यापक आधार। अब चौथा नंबर आधार, जो कि ये बहुत कम पाया जाता है या तो कम इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे सामान्य बोलचाल में इस प्रकार के इसको भी आधार के स्वरूप में बना देते हैं। एक्चुअल निमित्त जो बनते हैं, निमित्त अर्थात कारण, तो कारण हमेशा क्या बनता है, करण बनता है कि नहीं, कारण ही क्या बनता है, करण बनता है।
लेकिन कभी कभी ये कारण आधार स्वरूप में भी यानी अधिकरण के स्वरूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कारण से वह कार्य होता हो, उस कार्य के लिए वह कारण अगर बनता हो तो तब अगर जो आधार किया जाएगा, जो अधिकरण किया जाएगा, इस प्रकार के अधिकरण को नैमित्तिक अधिकरण कहा जाएगा। अर्थात जिसके निमित्त से कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे नैमित्तिक आधार कहा जाता है कि उसके निमित्त से ये कार्य हुआ। जैसे कि आतपे श्राम्यति, क्या है यहां पर? आतपे श्राम्यति, अर्थात श्राम्यति का मतलब थक जाता है। श्राम्यति यानी थक जाता है। किसके कारण से थका है ये? आतप के कारण, गर्मी के कारण। आतपे अर्थात गर्मी के कारण। तो यहां पर क्या बोला गया? गर्मी में थकता है। तो गर्मी में थकता है, एक्चुअल गर्मी में नहीं होगा, गर्मी के कारण से थकता है ना। फिर भी हम क्या बोलेंगे कि बच्चे गर्मी में थक जाता है, ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं? जैसे मुसाफिर गर्मी में थक जाता है, तो मुसाफिर गर्मी में थक जाता है, या तो मजदूर गर्मी में थक जाता है। तो गर्मी में बोला, वहां पर जो में बोलते हैं, तो यहां पर क्या उसको एक्चुअल निमित्त, ये थकने का जो कार्य हुआ है वो किसके निमित्त से हुआ है? गर्मी के निमित्त से हुआ है। और तब गर्मी को गर्मी में बोला जाए, उसको अगर आधार किया जाए तो ऐसे आधार ऐसे अधिकरण को कौन सा आधार बोला जाएगा? नैमित्तिक आधार बोला जाएगा। युद्धे सन्न्यहते, सन्न्यहते का मतलब तैयार होना, यानी तैयार होते हैं। युद्ध में तैयार होते हैं, तो युद्ध में तैयार होते हैं का मतलब युद्ध के लिए तैयार होते हैं। किसके लिए? तो किसके निमित्त से तैयार हो रहे हैं? युद्ध के निमित्त से। तो ऐसे युद्ध में तैयार होते हैं, अर्थात युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो यहां पर जो तैयार होता है, तो ये युद्ध उस समय क्या बनेगा? आधार बनेगा। और वो अधिकरण किस प्रकार का ये आधार है? नैमित्तिक आधार। वर्षायाम फलति, वर्षा ऋतु में फलता है, फल खाई से सफल फल, यानी वर्षा ऋतु में वो फलता है, फलता है। हाँ, वर्षा ऋतु में फलता है, अर्थात जो ये फलने का कार्य है किसके निमित्त से वो फला? वर्षा की वजह से, वर्षा की वजह से। तो वर्षा के कारण फला है। लेकिन यहाँ पर कारण ही क्या है? वो निमित्त ही आधार में बोला जाता है कि ये फूल वर्षा में, या तो ये फल कब फलता है? वर्षा में ही फलता है। तो ये से वर्षा में बोल देते हैं, तब क्या होता है? वो आधार, वो अधिकरण, और अधिकरण ही क्या बनता है? आधार बनता है। तो ऐसे आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा? नैमित्तिक आधार कहा जाएगा। अब 5वां नंबर है स्वामिप्यक आधार। स्वामिप्यक आधार, ये शब्द जो है ना, समीप शब्द से बना है। किससे? समीप। समीप, समीप शब्द का अर्थ क्या होता है? नजदीक, 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 पास, ऐसे ऐसे समीप, ऐसे समीप शब्द का अर्थ होता है। अर्थात वास्तव में वो आधे आधार में नहीं रहता है। जो आधार वास्तव में जो आधे वास्तव में आधार में न रहकर आधार के समीप में रहें, इस प्रकार के आधार को कैसे आधार कहा जाएगा? सामीप्यक आधार कहा जाता है। अर्थात ऐसे कभी हो सकता है? अब मान लीजिए, अब ऐसे एक मान लीजिए कि एक नदी है और नदी के किनारे
कोई किसी गरीब का झोपड़ी है, दूर देश से, दूर प्रदेश से आए हुए कोई व्यक्ति पूछे कि उसकी झोपड़ी कहाँ है, तब हम क्या जवाब देंगे? अगर मान लीजिए वो गंगा नदी के किनारे हैं तो नदी के किनारे। नदी के तट पे, इतना तो हम गंगा नदी बोलते के ही नहीं, किनारे। नदी के किनारे क्या बोल देंगे? गंगा नदी गंगा में। नदी के किनारे। गंगा नदी में क्या है? उसकी झोपड़ी है। तो यहां पर आधार किसको बना दिया? गंगा नदी। गंगा नदी को, जबकि आधे गंगा नदी में नहीं है। कहाँ है? उसके नजदीक में रहते हैं। पास है। अब मान लीजिए दूसरा वाक्य, कोई शिष्य गुरु के लिए अति प्रिय है। कोई शिष्य है जो गुरु के अत्यंत प्रिय है। तब बाहर से कोई एक व्यक्ति पूछे कि वह शिष्य कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? गुरु के के पास। वो तो गुरु के पास, मतलब गुरु के पास तो होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे? वो तो गुरु में है। गुरु में है मतलब क्या वो वास्तव में वो शिष्य गुरु के अंदर है? नहीं नहीं। नहीं, क्या है? नहीं नहीं नहीं, गुरु के गुरु के पास समीप में। में रहता है। वो शिष्य कहाँ? गुरु के समीप में रहता है, लेकिन अत्यंत प्रिय होने के कारण वो आंख के तारा भी इधर बन चुके हैं, उसके हृदय में स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। तब हम क्या बोलेंगे कि वो शिष्य कहाँ रहता है? वो तो गुरु में रहता है। वो शिष्य गुरु में बसता है। अर्थात गुरु में वास्तव रूप में आधे ही जो है वो आधार में न रहकर कहा? उसके नजदीक रहें। तो इस प्रकार के आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा? सामीप्यक आधार। यहाँ पर स्वामीप्यक नहीं करना है, सामीप्यक कर देना है। स्वा नहीं, क्या आएगा? सा आएगा, सामीप्य। ऐसे जो ये ऊपर वाला जो है वो, हाँ सामीप्य, स्वामीप्यक नहीं, वो ये गलत है, वो को निकाल देना है, यानी सामीप्यक आधार कहा जाता है। और अंतिम जो एक आधार है वो आधार है औपचारिक आधार। औपचारिक जो है ये भी उपचार शब्द से बना है। किससे बना है? उपचार। तो उपचार का अर्थ क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। उपचार मतलब वास्तव में नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर घटाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उपचार बोला जाता है। जैसे मान लीजिए राजपुत्र को राजा कहना, राजपुत्र को ही क्या कह देना? राजा कह देना। तो वास्तव में राजपुत्र राजा है? नहीं नहीं। लेकिन जो राजा कहा गया है वो किस कारण? के भविष्य के औपचारिक से दूरदृष्टा के भविष्य में शायद वो राजा के पुत्र है, और राजा के पुत्र होने के नाते वो बाद में क्या बनेंगे? राजा राजा बनेंगे। फिर भी अभी राजपुत्र को ही क्या कहे? यहाँ पर क्या कहना है? राजा कहना। ये क्या हुआ? उपचार किया गया, यानी राजपुत्र के ऊपर उपचारित किया गया। किसका उपचार किया गया? राजा का उपचार किया गया। राजा, राजपुत्र वास्तव में राजा नहीं है, फिर भी राजपुत्र को राजा के स्वरूप में संबोधित करना। उसी प्रकार दूसरा कि सोना बरसता है, वास्तव में कभी भी सोना बरसता है? नहीं नहीं कौन? बारिश ही बरसता है ना, यानी क्या होता है कि बारिश ही होता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि सोना बरसता है, ऐसे भी बोला जाता है। तो बारिश को किसके उपचार किया गया है? सोना के। ये सोना के उपचार, ये बारिश को ही सोना कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस बारिश, ये जो बारिश है, ये बारिश प्रमाण अनुसार बारिश हुआ है, ना ज्यादा ना कम, जिस कारण से ये बारिश फलदायी है। किसके लिए? जो अनाज है, जो धान्य है, वो धान्य के लिए ये लाभकारी है। और उस लाभकारी के कारण उस समय अगर प्रमाण अनुसार हो
तो फिर धान्य के प्रमाण भी अधिक क्या तो होगा, बता तो क्यों हमारे धान्य पास आदि नहीं जो है है? वो भी प्रमाण अनुसार होगा, और प्रमाण अनुसार होने से उस धान्य आदि को, अनाज आदि जो है, भविका बहन म्यूट, ये 59 म्यूट कर दें, मिच्छामि दुक्कडम। चलिए अब यहां पर क्या है कि उसके कारण जो अनाज हुआ है उस अनाज को बाजार में बेचा जाएगा, और बाजार में बेचने के समय, उस समय रुपया नहीं चलता था, उस समय क्या चलता था, सोना मोहर चलता था ना, तो उस समय उससे क्या मिलेगा, उस अनाज से सोना मिलेगा। मोहर। तो ये सोना का कारण बना कि नहीं, बारिश, यानी बारिश बना। सोना का कारण हुआ कि नहीं हुआ है। तो कारण को ही कार्य के स्वरूप में उपचार किया गया है, इसलिए हम व्यवहार भाषा में कभी कभी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सोना बरसता है, यानी सोना बरस रहा है, वास्तव में सोना नहीं बरसता है, लेकिन सोना का उपचार किया गया है। अर्थात जो आधा आधे वास्तव में आधार में रहता ही नहीं है, परंतु उस आधे को आधार में रखने का उपचार जिसमें किया जाए, तो इस प्रकार का आधार को कौन सा आधार कहा जाएगा, औपचारिक आधार कहा जाएगा। वास्तव में वस्तु आधार में नहीं है, परंतु काल्पनिक स्वरूप में, कल्पना रूप में, यानी उपचार द्वारा उस आधार में वस्तु को निर्देश करें, तो उस प्रकार के आधार को औपचारिक आधार कहा जाता है। जैसे कि वह व्यक्ति तो मेरे मुट्ठी में रहता है, वो तो मेरा मुट्ठी में है, क्या व्यक्ति को मुट्ठी में रखा जा सकता है, नहीं। नहीं ना। नजर में, लेकिन नजर कहने में। का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि वह व्यक्ति मैं जैसे कहूं वैसे करने वाला हो, तो मैं जैसे कहूं वैसे करेंगे, तो उसका मतलब वह व्यक्ति मेरे आज्ञा की पालन करता है, इस हेतु से वह व्यक्ति कहां पर है, मेरे मुट्ठी में है। तो वह व्यक्ति मेरे मुट्ठी में, स में मुष्टौ वसति, वो मेरे मुट्ठी में रहता है। उसी प्रकार स में नेत्रयो वर्तते, वह मेरे आंखों में वो तो मेरे दोनों आंखों में रहते हैं, वो तो मेरे आंखों में रहते हैं, अर्थात उसके लिए वो व्यक्ति अत्यंत प्रिय है, और प्रिय होने के कारण आंख के तारा वो बन चुका है, अर्थात उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए वह व्यक्ति वास्तव में क्या उनके उस व्यक्ति के आंख में रहते हैं, नहीं, लेकिन प्रिय होने के कारण कोई ऐसे कारण द्वारा काल्पनिक रूप से उसे आंख रूपी आधार जो है, उस आधार में अगर रखा जाए, तो उस प्रकार के आधार को क्या कहा जाएगा, औपचारिक आधार। औपचारिक। ऐसे 6 प्रकार के आधार है, और इन्हीं 6 आधारों में से कोई भी आधार किस स्वरूप में बनता है, अधिकरण के स्वरूप में बनता है। जो आधार है वही क्या है, अधिकरण, उसे ही क्या कहा जाता है, अधिकरण कहा जाता है। आधे ही को नहीं, आधार अर्थात वस्तु के रहने के स्थान, अर्थात वस्तु जहां रहता हो अथवा जिसमें रहता हो, जिसके ऊपर रहता हो, वैसे उसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। और आधार को ही क्या होता है, आधार ही क्या बनता है, अधिकरण बनता है। अब एक संधि के नियम है, वह संधि के यहाँ पर नियम देखेंगे। वह संधि का नियम है अश्वसर का संधि का नियम। हाँ जी बोलिए। गुरु जी 5 नंबर में सामीप्यक में गंगायाम घोषः, तो इसका मतलब क्या हुआ, घोष का इधर मतलब, घोष का मतलब झुपड़ी। अच्छा ओके। ये झुपड़ी कहाँ है, बोला कि गंगा में झुपड़ी है, के तो बाजू गंगा में, में हाँ, वास्तव में गंगा में झुपड़ी नहीं होता है, क्या होता है, गंगा नदी के किनारे गंगा के झुपड़ी बाजू में होता है। समीप, ओके ओके। अब यहाँ पर एक अश्वसर का नियम है। अश्वसर का नियम जानने से पहले स्व किसे कहते हैं उसको हम फिर से याद कर लेते हैं। जिसका उच्चारण स्थान
और अभ्यंतर प्रयत्न, बोलने का अभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो उसे स्व कहा जाता है। जिसका उच्चारण स्थान और बोलने का अभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो उसे क्या कहा जाता है? स्व, परस्पर स्व कहा जाता है। जैसे अवर्ण का परस्पर स्व कौन होगा? आ, अवर्ण ही होगा। अवर्ण के परस्पर स्व अवर्ण ही है। ई वर्ण का परस्पर स्व ई, ई नहीं, सिर्फ ई वर्ण। ई बोलेंगे तो कौन सा ई? बड़ी क्या ह्रस्व ई छोटी नहीं बनेगा? दोनों तो क्या दीर्घ ई नहीं बनेगा? दोनों दोनों तो दोनों जब हैं, जब दोनों बोला जाए तो उसके लिए एक सांकेतिक शब्द है, क्या है? वर्ण। वर्ण, ई वर्ण मतलब ई वर्ण बोलने से ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ जाते हैं। यानी ई वर्ण का परस्पर स्व क्या होगा? ई वर्ण होगा। ई वर्ण, उ वर्ण का परस्पर स्व उ वर्ण, उ वर्ण। रु वर्ण का परस्पर स्व रु वर्ण, रु वर्ण। क वर्ग का परस्पर स्व कवर्ण क वर्ग। च वर्ग का परस्पर स्व च वर्ग, च वर्ग। लेकिन अभी यहाँ पर व्यंजन को हमें नहीं देखना है। किसको देखना है? स्वर को देखना है। स्वर, यहाँ पर स्वर को देखना है। तो स्वर में परस्पर स्व अर्थात अपने अपने जो वर्ण स्थान है, अपने अपने जो वर्ण है वह परस्पर स्व बनता है। अब जो परस्पर स्व नहीं है उसे क्या बोला जाएगा? अस्व। स्व, जो स्व न हो उसे क्या बोला जाएगा? अस्व। अस्व। जो ज्ञान नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान, अज्ञान। जो धर्म नहीं है उसे क्या कहा जाता है? अधर्म, अधर्म। उसी प्रकार जो स्व नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? अस्व, अश्व। क्लियर? अश्व का मतलब हाँ, यानी जो स्व न हो उसे अश्व। तो स्व किसे कहते हैं इससे पहले समझा दी। यानी परस्पर वर्ण वाला जो हो उसे ही क्या कहता है? उसे ही क्या कहा जाता है? स्व कहा जाता है। लेकिन अपने एक अब दोनों का वर्ण अलग अलग हो तो वो क्या कहा जाएगा? अश्व। अब क्या बोलेगा? अश्व स्वर। पहले एक नियम हम लोग कर चुके थे कि अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, रु वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? ए, ऐ, ए ओ अल। और अल होता है। अल, उस समय एक मन में एक प्रश्न आया था कि अ वर्ण के बाद ही ई वर्ण लिखा जाए, लेकिन इसको उल्टा कर दें तो ई वर्ण के बाद अ वर्ण आए तो ए होगा? हाँ नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। तब वहां पर एक मन में प्रश्न होता था कि अ वर्ण के बाद ई वर्ण आने पर ए होता है, लेकिन इसको उल्टा कर दिया जाए, ई वर्ण को पहले लिखा जाए, अ वर्ण को बाद में लिखा जाए तो ए नहीं होता है। उ वर्ण को पहले लिखा जाए और उसके बाद अगर अ वर्ण लिखा जाए तो वहां पर नहीं ओ नहीं होता। होता है। लेकिन तब क्या होता है? तो उसके लिए ही ये नियम है अश्व स्वर का नियम। यानी अश्व स्वर के पूर्व में ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और रु वर्ण हो। अर्थात क्या हो? ई वर्ण। ई वर्ण बोलने से क्या आएगा? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। उ वर्ण अर्थात ह्रस्व उ और दीर्घ उ। रु वर्ण अर्थात ह्रस्व रु और दीर्घ रु। लृ वर्ण अर्थात ह्रस्व लृ और दीर्घ लृ। ये कहां पर हो? पूर्व में, पहले हो। और उसके बाद अश्व यानी स्व कहां पर आएगा? अगर ई वर्ण के सामने ई वर्ण आ जाए तो वो क्या होगा? स्व होगा। लेकिन ई वर्ण को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होगा? अश्व होगा ना। इसलिए कुल स्वरों की संख्या
14 14। तो उसमें से अपना वर्ण अगर डाल दें तो फिर वहां पर 100 होगा। तो अपने स्व वाला वर्ण को बाद कर दें तो फिर कितना स्वर होगा? 12 12। 12 में कौन सा? तो स्व सिवाय। किसके? स्व सिवाय 12 स्वर। तो स्व सिवाय 12 स्वर यानी अपना स्व को छोड़कर कोई भी 12 स्वर आए तो ये अश्व कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा ना। तो ये अश्व कहलाएगा। तो तब जब ये अश्व स्वर तब क्या होता है? तो पूर्व का ई वर्ण का य होता है। कैसे य? आधा। उ वर्ण का क्या होता है? व होता है। कैसे व? आधा। रु वर्ण का क्या होता है? र होता है। और रु वर्ण का क्या होता है? ल। कैसे ल? आधा। तो ये ई वर्ण का य, उ वर्ण का व, रु वर्ण का र और रु वर्ण का क्या होता है? ल होता है। कब? तो अश्व स्वर के पूर्व ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण हो तो किसका होता है? सिर्फ 4, 4 2 8 का। क्योंकि जब वर्ण बोला जाए तब कितने आएंगे? 2 2 आएंगे ना जी। तो ये 8 अगर पूर्व में हो और उसके बाद कोई अश्व स्वर हो तो फिर क्या होगा? तो ई वर्ण का य, उ वर्ण का व और रु वर्ण का र और लृ वर्ण का क्या होता है? ल होता है। इसके ही बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण है। कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। ई वर्ण वाला पहले उदाहरण दिया गया, उ वर्ण वाला उदाहरण दिया गया। जैसे 1 2 उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी के सारे का देख कर आइएगा। जैसे कि यहाँ पर वसति अत्र, क्या है यहाँ पर? वसति अत्र। तो वसति अत्र में अश्व है कि स्व है? जी। वसति अत्र में अश्व है कि स्व है? यहाँ पर अश्व है। अश्व है। कारण नहीं कि ई वर्ण ह्रस्व ई और अ, ह्रस्व ई और अ ये दोनों क्या समान वर्ण है? नहीं है गुरुजी, नहीं। अश्व और है। समान वर्ण अश्व न है। होने के कारण ये क्या कहलाएगा? अश्व। तो अश्व स्वर के पूर्व में ई वर्ण हो तो फिर ई वर्ण का क्या होता है? य। कैसे य? ए होता है। ए होगा। किसने बोला ए होता है? मिथ्या तो में समझा गुरुजी है। मैंने बोला। ए कब होता है? कि पूर्व में अ वर्ण हो और उसके बाद ई जी वर्ण गुरुजी। हो। अभी जी, तो जी, समझाएं कि पूर्व में अ वर्ण नहीं लेकिन पूर्व में ई वर्ण हो और उसके बाद कोई भी ऐसे स्वर आए यानी अपने स्व सिवाय कोई भी स्वर आए तब वो अश्व होगा। और अश्व स्वर के नियम से ई वर्ण का क्या होता है? य होता है। क्या होता है? ई का, ई वर्ण का य होता है। तो य होता य है। होने जी से, गुरुजी। य होने के कारण ई का य बन जाएगा। तो सबसे पहले इसकी संधि कैसे करेंगे? तो बसती को उसका छुट्टा कर देना है, बसती को बना देना है। तो बसती कैसे बनेंगे? हाँ, ब ब प्लस प्लस अ अ प्लस हलंत प्लस प्लस हलंत प्लस अश्व ई। ह्रस्व ई। सही है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद जो अत्र है उस अत्र को अत्र ही रहने दीजिए। जी। ठीक है। अब क्या है कि पूर्व का ही इसका विश्लेषण कर देना है। तो ऐसे ही इसको विश्लेषण करेंगे। तो क्यों ये विश्लेषण करना है? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि ई वर्ण का क्या होता है? य। य। अब ई का य यहां पर कर देंगे। ई का क्या कर देंगे? ई के स्थान पर ई को चेंज य। करके क्या लिख देंगे यहाँ पर? य। और य। य भी कैसे? आधा। आधा हलंत ये। तो फिर क्या हुआ? तो देखिए व प्लस अ क्या होगा? व संपूर्ण। ब। जी। स प्लस अ तो स संपूर्ण। जी। अब त प्लस य दोनों आधा आधा है यानी त आधा होगा। यह भी जी। आधा है लेकिन अत्र जी। का अ यहाँ पर आ जाए तो यह संपूर्ण होगा।
जी बराबर जी, वस्त्र, वस्त्र तो संधि क्या बनेगी? वस्त्र हाँ, वसत्यत्र। वसत्यत्र ओके, उसी प्रकार जी गुरु देखिए, जी। पठति आगमम, तो इसका विश्लेषण यहाँ पर कर दीजिए। देखिए अब हलंत विश्लेषण जो है ना, अब विश्लेषण पूरा नहीं करना है, किसका करना है? सिर्फ ती का करना है, जी, क्योंकि तो हलंत पठ तक तो उसी प्रकार से रहेगा ना, पठ तो उसी जी प्रकार से रहेगा। किसका जी, विश्लेषण करना है? ती का। तो ती का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? तो प्लस हलंत प्लस ई तो प्लस ई, और उसके बाद क्या है? आगमम। आगम आगमम ऐसे हैं। तो यहाँ पर ई का क्या होगा? य य। कैसे य? आधा, हलंत य जी, यानी क्या हो जाएगा? पठत्य, और उसके साथ आ जोड़ा, यानी क्या हुआ? पठत्यागमम। त्यागम त्यागमम। ओके, क्लियर, समझ गए हैं? जी गुरु जी। उसी प्रकार यहाँ पर तो ई वर्ण का है, देखें, उसी प्रकार उ वर्ण हो तो उ वर्ण का एक दो देख लेते हैं। उ वर्ण का क्या होता है? वाह, उ वर्ण का व होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है? स्वादु अम्बु। तो स्वादु अम्बु, तो हमें किसका विश्लेषण करना है? दू का। दू का स्वा तो उसी तरह से रहेगा, स्वा जी, उसी तरह से रहेगा। दू का विश्लेषण करेंगे तो क्या करेंगे? द प्लस हलंत प्लस हलंत ऊ प्लस ऊ हलंत ऊ नहीं होता है। नहीं जी गुरु जी, ऊ पूरा होगा फिर वो व बनेगा, वो हाँ, हलंत तो बनेगा। अच्छा हलंतु क्यों बोला खुद है? से निकल क्योंकि गया गुरु जी। व्यंजन ही हलंत वाला होता जी है। जी गुरु जी, स्वर जी वाला स्वर में ऊ, और स्वर पूर्ण उसके होता बाद है क्या जी। आया है? अम्बु। तो यहाँ पर देखिए ऊ का क्या होगा? ऊ वर्ण का क्या होता है? व वो। कैसे वो? हलंत 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 वाला। तो देख लीजिए, स्वा तो उसी तरह से द और वो जुड़ेगा, द भी आधा सात है, वो बंदो भी आधा है, और वो के साथ अ जुड़ जाए, यानी वो संपूर्ण, यानी क्या हुआ? स्वादवम्बु, यानी साधवम्बु। वो वर्ण का क्या हो जाता है? वो होता जी है। दूसरा उदाहरण। गुरु हाँ जी जी, एक मिनट। ये जो ऊपर स्वाद बम्बू है ना, तो गुरु जी इसको स्वाद लिख के मतलब द को हलंत लिख के पूर्ण व लिख के हलंत म बू नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे द्व ऐसे ही लिखा जाता है, द के नीचे हाँ ही जी गुरु जी, बस ऐसे पूछना था, कैसे होता है क्या? लिखा जा सकता है। ओके, उसी तरह इंदु इंद्र, तो इंदु इंद्र, तो हम किसका यहाँ पर विश्लेषण करेंगे? दू का ई तो उसी तरह से रहेगा, जी इन न आधा, दो आधा प्लस प्लस उ, ऊ और उसके बाद क्या प्लस आया इंद्र है? इंद्र। इंद्र उ का क्या होगा? व व। हलंत व अब देखिए, इन द्व, और उसके साथ व और ई, यानी क्या हो जाए? इंद्विंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्विंद्र। उसी प्रकार शत्रुरूनम, तो उ वर्ण है, उ वर्ण का क्या होगा? वो होगा। चलिए अब रू वर्ण का एक दो देख लेते हैं। रू वर्ण का, तो रू वर्ण का बहुत कम मिलेगा, फिर भी यहां पर देख लेते हैं रू वर्ण का। नानांद्रु उत्तरम, क्या है यहाँ पर? नानांद्रु उत्तरम, तो हमें किसका विश्लेषण करना है? न रू ना, का इतना तक रहेगा, और उसके बाद क्या करेंगे? रू का ही हम क्या कर देंगे? रू का रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद क्या करेंगे? नौ प्लस दो प्लस क्या है? रू है, हलंत रू प्लस रू क्या करेंगे? यहाँ पर उत्तरम शब्द है, तरम क्या है? उत्तरम। रम तो ये रू का क्या कर देंगे? हलंत र। हलंत तो ऐसे नौ ना, और नौ तो यही है ही, और उसके बाद जी द और र के साथ यहाँ पर क्या जुड़ चुका है? र संपूर्ण हो सका है, रू हो चुका है। तो आधा व्यंजन हो और उसके बाद र संपूर्ण हो तो क्या होता है? रफला होता है। जी तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? रफला हुआ है। ननांद्रुत्तरम। दूसरा उदाहरण, देब्रु ऐश्वर्यम, तो रू का क्या हो जाएगा? सामान्यतः अगर देखा जाए तो रू का हमेशा रफला होगा,
क्या होगा? रफला। अस्सर में रू का क्या हो जाएगा? रफला हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? देइब्रेश्वरियम दातृ उदार्यम, तो क्या हो जाएगा? दात्रौदार्यम। लृ वर्ण का बहुत कम आता है, इसलिए लृ वर्ण का यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, कुछ आपके लिए यहाँ पर खाली जगह छोड़ा गया है, कहीं से ढूंढकर इस प्रकार का अस्सर का उदाहरण यहाँ पर लिखना है। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग वाक्यानुवाद देखेंगे। तो वाक्यानुवाद किस प्रकार से है, तो वाक्यानुवाद देखकर आइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास से वाक्यानुवाद का अभ्यास करेंगे। नमो नमः, जी गुरुजी। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आभार। गुरुजी, नमो नमः।